तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 सेमिस्टर 4 का, जो हम लोग चैप्टर 2 ही पढ़ रहे थे, चैप्टर 2 का ही भाग ही वाला। तो इस बार जो वीडियो है थोड़ा छोटा छोटा बनेगा, क्योंकि बड़ा पार्ट में वीडियो नहीं बनेगा, तो छोटा छोटा तोड़ के बनाएंगे ताकि आप लोग देख सकें। क्योंकि 5-10 मिनट हम लोग का टेंशन ही रहता है, तो हम लोग 5-10 मिनट ही देखेंगे और हम भी 5 मिनट का ही वीडियो बनाएंगे। ये अच्छा सा है, देखो मेरे द्वारा बनाया गया, AI बना के दिया है। ये सब आप लोग भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। देखो बजट घाटा क्या है, हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले बजट घाटा क्या है। चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, याद रखना चैप्टर कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 का पहले भी 1-2 वीडियो बनाया हुआ है, ये तीसरा वीडियो है, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये तीसरा वीडियो है। तो ये वीडियो नंबर 3 है चैप्टर 2 का, और डिटेल में ही समझाएंगे बजट घाटा क्या होता है, बजट डेफिसिट क्या होता है। चलो हम लोग समझते हैं। देखो बजट डेफिसिट क्या है कि सरकार कमा तो कम रही है, ठीक है, सरकार का कमाई इतना हो रहा है और खर्च इतना हो रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, बजट डेफिसिट। बताओ बजट डेफिसिट क्या है। सरकार जब कमाती कम है लेकिन खर्च ज़्यादा करती है, उसे क्या बोलते हैं, बजट डेफिसिट। किसे कहते हैं बजट डेफिसिट। तो इतना ही तो याद करना होता है घर में। बजट डेफिसिट क्या है, जब सरकार कमाती कम है लेकिन खर्च ज़्यादा करती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, बजट डेफिसिट। देखो यहाँ पे सरल शब्दों में लिखा हुआ, एग्जाम में नहीं आ रहा है कि क्या होता है बजट डेफिसिट, ये लिख देना है। इसमें भी नंबर मिलता है, अच्छा खासा नंबर मिलता है इसमें भी। सरल शब्दों में समझा कर ही लिखने में कोई अच्छा एग्जामिनर है, समझदार एग्जामिनर है, तो वो सब इसी में नंबर ज़्यादा देते हैं कि हाँ समझ के लिखा है बच्चा। सरकार जितना कमाती है उससे ज़्यादा खर्च कर देती है, उसी अंतर को बजट घाटा कहते हैं, अंग्रेजी में बजट डेफिसिट। और अच्छे शब्दों में लिखना चाहे तो बजट घाटा वह स्थिति है जब किसी वित्तीय वर्ष में सरकार का कुल खर्च उसकी कुल आय से ज़्यादा हो जाता है। अगर थोड़ा ज़्यादा दिमाग तेज है तो ये वाला भाषा लिखेंगे, अगर कम दिमाग तेज है तो ये वाला भाषा लिखेंगे। दोनों भाषा हम लोग चल सकता है, ठीक है। दोनों बात एक ही लिखा हुआ है, बस कहना अलग है। बजट घाटा क्या है, जितना कमाई हो कुल कितना, मैंने बजट घाटा कैसे निकालेंगे, अगर इसका फॉर्मूला पूछ दिया तो बजट घाटा कैसे निकलते हैं, कुल व्यय, टोटल खर्चा कितना हुआ और टोटल कमाई कितना हुआ था, ठीक है, उसी से क्या होता है, हम लोग क्या निकालते हैं, बजट घाटा। तो एक बात बताओ कि सरकार एक साल में कुल खर्चा किया 12 लाख करोड़ रुपया, लेकिन कमाया था सिर्फ 10 लाख करोड़ रुपया, तो उसका बताओ बजट डेफिसिट क्या होगा, बजट घाटा बताओ। 12 लाख करोड़ रुपया खर्चा कर दिया, कमाया था 10 लाख करोड़ रुपया, तो कितना लाख करोड़ रुपया इसका बजट डेफिसिट होगा, बजट घाटा 2 लाख करोड़ रुपया इसका बजट घाटा हो जाएगा, कि कमाया कम था लेकिन खर्चा ज़्यादा कर दिया। तो 2 लाख रुपया कहाँ से आएगा, वो सब भी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बजट घाटा आप लोग सोच रहे हैं कि खराब है, बजट घाटा नहीं होना चाहिए, लेकिन बजट घाटा अच्छा है। हम लोग सुनते हैं कि अपने पाँव जितना चादर है उतना ही पाँव फैलाना चाहिए, लेकिन नहीं, अपना पाँव ज़्यादा फैला लो, उसके बाद चादर को बड़ा करो। ऐसा भी होता है, बहुत लोग इसमें फंस भी जाते हैं और बहुत लोग निकल भी जाते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा करने में चादर फट भी जाता है, बर्बाद हो जाते हैं, जो था वो भी नहीं है, और कुछ लोग चादर लंबा हो भी जाता है, रजाई आ जाता है चादर की जगह। तो बजट घाटे का महत्व, तो देखो बजट घाटा ज़्यादा खर्चा किस में होगा, वो तो अलग बात है कि भारत का नेता लोग पैसा ज़्यादा खा लेता है तब बजट घाटा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर असली में हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं जाएंगे, थ्योरेटिकल में देखेंगे, तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, सड़क बना रहे हैं, बिजली घर बना रहे हैं, ये वो बहुत कुछ बना रहे हैं, तब हम लोग का क्या होता है, बजट घाटा ज़्यादा हो जाता है, खर्चा ज़्यादा हो जाता है, कमाई कम हुआ, खर्चा ज़्यादा हो गया, ठीक है। रोजगार सृजन, अब देखो हम लोग ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, ज़्यादा रोड बना रहे हैं, ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो उसमें काम कौन करेगा, मजदूर लोग काम करेंगे, तो उनके लिए क्या हुआ, रोजगार आया ना। तो क्या होता है, इससे रोजगार सृजन भी होता है। अब देखो कोई भी रास्ता बनाएगा, रास्ता में तो इंजीनियर भी लगता है, बहुत कोई लगता है, बहुत सारा लेबर लगेगा, कॉन्ट्रैक्टर आएगा, ये वो, रास्ता जो गिट्टी देती है, बालू देती है, सीमेंट देती है, कितना जो उनको काम मिलेगा एक रास्ता बनेगा, तो वही बात है, तो रोजगार आएगा। और क्या होता है, निवेश आकर्षण, अगर देखती है जैसे कि ये दिल्ली तरफ में एक नोएडा अभी बहुत अच्छा खासा शहर है, पहले क्या था, गांव था, लेकिन जब वहाँ पर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई, वहाँ पर ज़्यादा पैसा लगाई, तो सब इन्वेस्टर लोग देखा कि इस जगह पर ज़्यादा पैसा आने वाला है, सरकार इस जगह को अच्छा कर रही है,
अगर सरकार इस जगह को अच्छा कर दी तो यहाँ से अच्छा खासा कमाई निकलेगा। तो वहाँ पर सभी जो है बिजनेसमैन लोग वहीं पर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। तो जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी होगा, वहाँ पर लोग ज़मीन खरीदेंगे, वहाँ पर लोग ऑफिस लेंगे, वहाँ पर लोग एथी अपार्टमेंट लेंगे। ठीक है। और क्या होता है कि जब भी खर्च होता है बहुत ज़्यादा, तो देखो समाज कल्याण के लिए काम होता है, बांध बनता है, इलेक्ट्रिक बनता है, और ये पूंजीगत खर्च है। कुछ खर्च क्या होता है, पूंजीगत खर्च होता है। पूंजीगत खर्च क्या होता है कि जिससे पैसा आएगा, जिससे क्या आएगा, पैसा आएगा। तो जैसे ये यहाँ पर क्या बना है, ये वाला बनाया, डैम तो बनाया ही है, बांध बनाया है, लेकिन बांध से जो पानी गिरेगा यहाँ से इलेक्ट्रिक एक टरबाइन घूरता है, टरबाइन से फिर बिजली बनेगा। बिजली को कहाँ भेजा जाएगा, घरों में, और घरों में बिजली भेजेंगे तो बिजली का चार्ज होता है, और उसी बिजली से देखो यहाँ पर हम लोग खर्चा किए और वहीं से हम लोग क्या कमाएंगे, पैसा भी कमाएंगे। इसको बोलते हैं पूंजीगत खर्च। कुछ खर्च ऐसे होते हैं जहाँ से हम लोग को पैसा भी रिटर्न में मिलेगा। तो सरकार का कुछ खर्च ऐसा होता है। समाज कल्याण, कि किसी को कन्याश्री दे दिए, ये लोग को फ़ोन खरीदने के लिए पैसा दे दिए गरीब बच्चों को, और ये लोग के लिए ड्रेस बांट रहे हैं, स्कूल में फ्री में खाना खिला रहे हैं, गरीब जनता को राशन दे रहे हैं। तो समाज कल्याण के लिए भी खर्च ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। मंदी से सुरक्षा, डिमांड जनरेशन, जब बहुत ज़्यादा डिमांड जनरेशन, अगर किसी के पास पैसा नहीं है, मान लो काम नहीं है तो किसी के पास पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो खर्च कहाँ से होगा। तो ये बाज़ार में डिमांड बढ़े, इसीलिए सरकार क्या करती है, फ्री में पैसा बांट देती है। जैसे कि हर महीना 1,000 रुपया अगर क्या आता है तो वो 1,000 रुपया खर्च होता ही है। ये किसका है, लक्ष्मी भंडार का पैसा खर्च होता है 1,000 रुपया। ठीक है। तो ये सब महत्व, बजट घाटे का महत्व समझ में आया समझ में, यही सब महत्व हो जाएगा। बजट घाटा होता है तो इससे अच्छा बात क्या है, ये सब अच्छा बात है। ठीक। अब देखो बजट घाटा क्यों होता है, तो खर्च अगर बढ़ा दिए, जैसे कि रक्षा में खर्च बढ़ा दिए, सेना चाहिए, और 2-4 गो मिसाइल खरीद लिए, ये खरीद लिए, वो खरीद लिए, तो उसमें क्या होता है, खर्चा ज़्यादा हो जाता है। बुनियादी ढांचा, रास्ता बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, जैसे संसद बनाया मोदी, तो उसमें करोड़ों रुपया खर्चा हुआ, बहुत पैसा खर्चा हुआ संसद में। तो वो सब बुनियादी ढांचा तैयार करने में। सामाजिक योजनाओं पर भारी व्यय, ये सब अगर हो गया, जैसे कि अभी जो घर वाला लोन दे रही है, सर माने लोन नहीं, पैसा देती है घर बनाने का, और बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जिनको चलाने के लिए पैसा चाहिए। जैसे कि अभी बच्चों को फ्री में सिखाया जाता है बहुत सारे स्किल, ब्यूटिशियन, सिलाई, लड़कों को कंप्यूटर कुछ सिखाया जाता है, और बहुत कुछ सिखाया जा रहा है फ्री में। तो उन सभी योजना पर ही पैसा खर्च होता है। और या इस सरकार के ये सिखाने में ज़्यादा फायदा ये है कि बच्चे पढ़ने भी जाते हैं और इनको फीस देना नहीं पड़ता है। इन लोग जाएंगे, अटेंडेंस ज़्यादा रहेगा तो इन लोग को वापस पैसा मिलता है, तो इन लोग को रिटर्न में पैसा मिलता है, इन लोग को पैसा देना नहीं होता है वहाँ पर। तो ऐसा होता है, आने जाने का भाड़ा वाड़ा, खाने पीना वहाँ पे मुफ्त मिलता है, ताकि बच्चे लोग आए वहाँ पर। अब देखो ये बजट डेफिसिट और कहाँ हो जाता है, जब आपातकालीन स्थिति हो जाती है, बाढ़ आ गया, फिर ये भूकंप आ गया, तो बहुत बिल्डिंग टूट जाता है, वहाँ पर फिर से लोगों को पैसा दिया जाता है, खाने का, घर बनाने का। रेल एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पर लोगों को पैसा दिया जा रहा है। कहाँ से दिया जाएगा उन लोगों को पैसा, सरकार की तिजोरी में से ही पैसा दिया जाएगा। तो आपातकालीन स्थिति और युद्ध हो गया, महामारी हो गया, आपदा, तो इन सब समय में भी क्या होता है, बजट डेफिसिट ज़्यादा हो जाता है, खर्च ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। महंगाई, कीमतें बढ़ने से सरकारी खर्च बढ़ता है, कीमत बढ़ने से सरकारी खर्च बढ़ जाता है, होता होगा। पूंजीगत असंतुलन, ये थोड़ा डिटेल में जाना चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। छोड़ो इसको, पूंजीगत असंतुलन। देखो पूंजीगत असंतुलन एक बार हुआ था 1929 का आर्थिक मंदी, जब
आदमी लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा था, ये अमेरिका का आदमी लोग। अब जो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे थे, लोगों को रिटर्न में बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा था। तो उन लोग आदमी लोग क्या किया, बैंक से लोन लेकर के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया। बैंक से लोन लेकर के पैसा लगा दिया। बैंक को लोन देना है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना है 10%। यहाँ से हमको रिटर्न मिल रहा है 20%, 30%, 40%, तो मेरा ज़्यादा लाभ हो जाएगा। तो ये लोग लोन ले करके स्टॉक मार्केट में लगा दिया। स्टॉक मार्केट क्रैश, खत्म। स्टॉक मार्केट खत्म हुआ। स्टॉक मार्केट खत्म होने के बाद जितना पैसा लगाया था सब ज़ीरो, एक भी रुपया नहीं बचा। ठीक है, पूरा वैल्यू ज़ीरो। अभी लोन लेके ही पैसा लगाया था, बैंक वाला आया इसके पास लोन मांगने खातिर, बैंक के पास पैसा नहीं है। बैंक वाला किसका पैसा देता है, जो आदमी लोग बैंक में पैसा जमा किया वही आदमी लोग का पैसा जो लोन उठाता है उसको देता है बैंक। ठीक है, अब इससे पैसा मांगने आया जो लोन लिया था, बैंक आया पैसा मांगने, बोला हमारे पास कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, कुछ नहीं है। तो अब बैंक के पास पैसा ही नहीं है, बैंक तो सारा पैसा इसको दे दिया था, ये तो स्टॉक मार्केट में लगा दिया, स्टॉक मार्केट में पैसा गया, ये पूरा दिवालिया, पैसा वैसा नहीं है इसके पास, खर्च कहाँ से करेगा। बैंक में एक जो आदमी पैसा रखा था, बैंक से गया मांगने खातिर कि भाई मेरा पैसा दो। बैंक वाला बोल रहा तुम्हारा पैसा तो हम एक जन को दिए थे, स्टॉक मार्केट में लगा दिया, हार गया, हम कहाँ से पैसा दें, मेरे पास भी पैसा नहीं है। अब वो आदमी परेशान कि हम तो बैंक में पैसा रखे थे कि मेरा पैसा 5%, 6% बढ़ेगा और सिक्योर रहेगा बैंक में, इसीलिए बैंक में पैसा रखे थे। लेकिन ये क्या हो गया, बैंक वाला मेरा पैसा दूसरा कोई को दे दिया और वो हार गया, स्टॉक मार्केट में पैसा गया उसका। तो बैंक वाला पास भी पैसा नहीं है, तो उस आदमी को कहाँ से पैसा देगा, उस आदमी के पास भी पैसा नहीं है, बैंक में रखा था बैंक वाला, तो उसके पास भी पैसा नहीं है। और इसी तरह से किसी के पास पैसा नहीं है, पैसा स्टॉक मार्केट में हवा हो गया। तो 1929 में जो आर्थिक मंदी आया था उसके बाद ही हुआ था दूसरा विश्व युद्ध। अमेरिका के बहुत सारे लोगों को काम मिल गया, तो आर्थिक मंदी के कारण ही विश्व युद्ध हुआ, ये भी कहा जा सकता है। तो वो छोड़ो, जैसे इस तरीके से पूंजीगत असंतुलन हुआ, उसी को बोलते हैं पूंजीगत असंतुलन। तो आशा है कि समझ में आया होगा पूंजीगत असंतुलन क्या होता है, कि अचानक से क्या पता क्या हो जाए, बहुत खतरनाक चीज़। जैसे अभी ट्रम्प परेशान हो गया है, ट्रम्प एकदम पगला गया है, अमेरिका का राष्ट्रपति, कि बोल रहा भारत के ऊपर 500% टैरिफ लगा देंगे। टैरिफ का मतलब कि अगर भारत अमेरिका में कुछ भी सामान बेचेगा तो यहाँ से जाएगा अमेरिका 100 रुपया में, वहाँ पर उस 100 रुपया का चीज़ 500 रुपया हो जाएगा। 500% टैरिफ का मतलब 100 रुपया का चीज़ वहाँ पे 500 में बिकेगा, और 100 वहाँ, तो यहाँ का सामान कौन खरीदेगा जब 5 गुना महंगा मिल रहा है। अगर ये फ़ोन मान लो चाइना से आया 10,000 में और इंडिया से ही बन के गया 10,000, लेकिन वहाँ पर दाम हो गया इस फ़ोन का दाम 50,000, तो दूसरा देश का फ़ोन 10,000 में मिल रहा है, भारत का ही फ़ोन वहाँ पे 50,000 में मिलेगा, तो और सेम फीचर्स में रहेगा, तो भारत का लाभ नहीं होगा। तो यहाँ पे पूंजीगत असंतुलन बना रहा है अमेरिका। अभी डॉलर को बंद करेगा, का पता का करेगा वो, देखो विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध लगाएगा वो पगला। आय में कमी, और कब कब होता है बजट डेफिसिट, आर्थिक मंदी, धीमी गतिविधियों से आय कम होता है। जब आर्थिक मंदी हो जाए, जैसे कि कोरोना टाइम में क्या पता कब तक बंद रहेगा, सब चीज़ बंद रहेगा, तो कोई खर्च नहीं करता था, सब बचा के रखता था पैसा, कि क्या पता कब तक बंद रहेगा, कमाई वमाई तो हो नहीं रहा है, पैसा बचा के रखो, पैसा बचा के रखो, फिजूल चीज़ पर खर्चा मत करो। तो धीमी आर्थिक मंदी, तो बहुत कम ज़रूरी चीज़ों पर ही खर्च हो रहा था, तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा, वैसे सरकार को पैसा नहीं मिलेगा। टैक्स वसूली कम होना या टैक्स चोरी, और जब टैक्स वसूली कम होता है, टैक्स चोरी ज़्यादा हो जाता है, तब भी क्या होता है, बजट डेफिसिट होता है, कम कमाई लेकिन ज़्यादा खर्चा हो जाता है। ठीक है, समझ में आया कि बजट घाटा क्यों होता है। ठीक है, उसके बाद देखो बजट घाटे का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो पैसा कहाँ से लाएंगे, बजट घाटा हुआ, 10 लाख करोड़ रुपया खर्चा किया सरकार
कमाई हुआ सरकार का 12 लाख करोड़ रुपया सरकार खर्च कर दिया, 2 लाख करोड़ रुपया कहाँ से आएगा? या तो बैंक से कर्ज लेगा, भारत का आदमी लोग से ही कर्ज ले सकता है, और अगर यहाँ पर ही पैसा नहीं है तो जाएगा दूसरा देश से कर्ज लेगा। तो ये क्या है? कर्ज को बढ़ाता है। तो नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है? कर्ज का बोझ, सरकार को घाटा पूरा करने के लिए उधार लेना पड़ता है। महंगाई, बाजार में आर्थिक पैसा आने से कीमतें बढ़ती है। तो अब दूसरा जगह से हम लोग पैसा उधार लिए, सरकार को वो पैसा चुकाना भी तो है। अब सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? टैक्स से। सरकार क्या करेगी? टैक्स बढ़ा देगी, जैसे बढ़ा के रखी है पेट्रोल पे, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा के रखी है। पेट्रोल के बिना काम भी नहीं होगा किसी का, और पेट्रोल पे टैक्स लगा के रखी है, ठीक है। और गुटखा, तंबाकू, ये सब पर ही बहुत ज़्यादा टैक्स है। तो और अगर बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ जाएगा तो बहुत सारी चीज़ों पर भी सरकार क्या करेगी? टैक्स बढ़ा देगी, ताकि वो जो कर्ज लिया गया है कर्ज चुकाया जा सके। तो अभी शांत है भारत के। अभी मैंने कुछ महीना पहले बहुत उथल पुथल हो रहा था, टैक्स बढ़ा दिया, कम गया, बढ़ गया, मैंने दिन पर दिन टैक्स बढ़ते जा रहा था, आदमी लोग परेशान था। फिर मोदी चाचा बोले कि काहे इतना टैक्स बढ़ा रही हो? निर्मला ताई थी, तो बाद में जाके बोल दी कि जो लोग 12 लाख कमा रहा है, वो लोग जो 12 लाख तक कमा रहे हैं, वो लोग को इनकम टैक्स नहीं देना होगा। तब सब शांत हो गया। उसके बाद जीएसटी अभी हाल फिलहाल में और कम हो गया, सब खुश है, बढ़िया है। पहले बढ़ा दिया, फिर जगह कम कर दिया, फिर जब इलेक्शन जीत जाएगा तो फिर बढ़ा देगा, फिर कम होगा। इलेक्शन सामने आएगा तो फिर कम हो जाएगा, इलेक्शन चल जाएगा तो फिर बढ़ जाएगा। तो होगा, ऐसा ही होगा। देखो, ब्याज दरें, सरकारी उधारी बढ़ने से ब्याज दरें महंगी हो जाती है। सरकारी उधारी बढ़ने से ब्याज दरें महंगी हो जाती है। जितना ज़्यादा उधार लेगा उतना ज़्यादा क्या देना होगा? उस पर ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। करों का बोझ, भविष्य में घाटा कम करने के लिए टैक्स बढ़ सकता है। आर्थिक अस्थिरता, लंबे समय तक घाटा विकास को रोक सकता है। और अगर बार बार घाटा ही हो रहा है, बार बार घाटा ही हो रहा है, तो हम लोग का जो है देश का विकास रुक जाएगा। कितना हम लोग उधार लेंगे? उधार बहुत ज़्यादा, एकदम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा उधार बिल्कुल ठीक नहीं है। अब देखो, बजट घाटे के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। राजस्व घाटा, तो राजस्व घाटा होता है पहला कौन सा प्रकार? राजस्व घाटा। दूसरा कौन सा प्रकार? राजकोषीय घाटा। और तीसरा कौन सा प्रकार? प्राथमिक घाटा। ठीक है। तो देखो, राजस्व घाटा क्या होता है? जब राजस्व चलाने में घाटा हो जाए। जैसे कि देखो, जब सरकार यहाँ पे सरकार की बात हो रही है, जब सरकार अपनी नियमित आय, टैक्स, फीस से अपने नियमित खर्च पूरे नहीं कर पाती। जैसे कि जिसको वेतन देना है, प्रधानमंत्री, या प्रधानमंत्री को वेतन देना है, प्रधानमंत्री का कितना वेतन होगा? लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सरकारी काम में क्या होता है? बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं मिलता, बहुत कम भी पैसा नहीं मिलता है। तो ये ठीक बात है सरकारी काम का। और यहाँ प्राइवेट में तुम चाहो तो स्किल के अनुसार बहुत ज़्यादा कमा सकते हो, और या फिर 10-15 हज़ार से ऊपर बढ़ेगा ही नहीं सरकारी काम। लेकिन अब ऊपरी इनकम भी है सरकारी काम में। जब सरकार अपनी नियमित आय, टैक्स, फीस से अपने नियमित खर्च पूरे नहीं कर पाती। किसका खर्च पूरा नहीं कर पाता? खुद का। सरकार खुद अपना चला नहीं पाता है। इतना सारा नेता लोग है, इतना सारा ये है, वार्ड मेंबर है, ये है, वो है। तो ये सबको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। बहुत ज़्यादा पैसा अगर लग जाए, कमा कम रही है लेकिन ये लोग का वेतन ही नहीं दे पा रही है, तो इसमें किसको क्या बोलते हैं? राजस्व घाटा। इसको क्या बोलते हैं? राजस्व घाटा। राजस्व घाटा कब होता है? जब राजस्व खर्च ज़्यादा हो और राजस्व आय कम हो, ठीक है। जैसे कि राजस्व आय 10 लाख करोड़ हुआ और राजस्व खर्च हो गया 12 लाख करोड़ रुपया। सबको वेतन देने में 12 लाख करोड़ रुपया खर्चा हो गया। तो लो 2 लाख रुपया क्या हो गया? घाटा हो गया, 2 लाख करोड़। इसका अर्थ है कि सरकार रोजमर्रा का खर्च भी उधार लेकर चला रही है।
राजस्व घाटा समस्या के कारण क्यों होता है राजस्व घाटा? वेतन और पेंशन का भारी बोझ, सब्सिडी में अनियंत्रित वृद्धि, सब्सिडी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है जैसे कि ये जो हम लोग का भी वो पैनल लग रहा है सोलर पैनल, तो सोलर पैनल में सरकार सब्सिडी दे के रखी है कि अगर 1 लाख का पैनल लगा रहे हो तो तुमको 40% सरकार देगी उसका पैसा, मतलब तुमको 60,000 रुपया देना होगा और 40,000 रुपया कौन देगा? उसका खर्चा सरकार देगी। तो वो हुआ सब्सिडी। कोई चीज़ खरीदने गए, ये खेत में जो यूरिया छिटाता है तो उस सब पर सरकार सब्सिडी दे के रखी है कि 1,000 रुपया दाम होगा तो तुम 300 रुपया दे दो, 700 रुपये सरकार दे देगी। अब सरकार अगर सब्सिडी ज़्यादा बढ़ा दी तो क्या होता है? राजस्व घाटा होता है। वेतन पेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, राजस्व घाटा होता है। टैक्स चोरी ज़्यादा हो रहा है, कर कम आ रहा है, तो राजस्व घाटा होता है। सरकारी कंपनियों को घाटा हो रहा है तो मेन टैक्स सरकारी कंपनी से मिलता है, सरकारी कंपनी को ही घाटा हो रहा है। अच्छा, सरकारी कंपनी जैसे BSNL हो गया, ये रेलवेज हो गया, तीन सबको घाटा हो रहा है तो क्या होता है? राजस्व घाटा होता है। सुधार के उपाय, टैक्स का दायरा बढ़ाना, कि टैक्स को थोड़ा ठीक ठाक रखना कि इतना टैक्स का दायरा बढ़ाना। अनावश्यक सरकारी खर्च घटाना, अनावश्यक सरकारी खर्च, जो सरकारी खर्च ज़रूरी नहीं है उनको ना करें। जैसे कितना सारा लोहा रास्ता में फेंका रहता है रेलवेज का, तो वो सब इसी लाके फेंका हुआ रहता है, कुछ काम ही नहीं है, सालों से फेंका हुआ है। घाटे में चल रही कंपनियों में सुधार करना, BSNL घाटे में चल रहा है उसमें सुधार करो। सब दुनिया 5G में आ गया है, वो भी 4G नेटवर्क पर बैठा रहा है, तो लाभ किस होगा? भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना, सब पैसा नेता लोग खा जाएगा तो कहाँ से होगा पैसा? लाभ होगा ही नहीं। देखो, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा उससे अलग है। क्यों, कैसे अलग है? तो देखो, जब सरकार का कुल खर्च, इसमें क्या रहा? सरकार का कुल खर्च, सिर्फ सरकार राजस्व का खर्च नहीं, सरकार चलाने का खर्च नहीं, सरकार का कुल खर्च, रास्ता बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, इस सबको पैसा दिए, सरकारी काम जो कर रहा है उस सबको पैसा दिए, कुल खर्च उसकी कुल आय से अधिक हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? राजकोषीय घाटा। उधार नहीं ली, इसमें उधार को नहीं जोड़ेंगे, ठीक है? कोई उधार लिया है उसको नहीं जोड़ेंगे। अब देखो, सरकार के पास एक पैसा ये भी आता है, कोई कंपनी क्या की, इसको चंदा दे दी। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका का प्रधानमंत्री है, उसको चंदा दिया गया था $200 मिलियन का। तो एक कंपनी थी बिटकॉइन वाली, वो उसको चंदा दी थी, तो वो क्या हो गया? सरकार का कमाई हो गया। कोई आदमी सरकार को चंदा दे तो वो क्या होता है? सरकार का कमाई होता है। तो इन सबको इसमें जोड़ा जाता है, लेकिन उधार को इसमें नहीं जोड़ा जाता है। तो देखो, ये क्या होता है? सरकार को अपने खर्च पूरे करने के लिए कुल कितना उधार लेना पड़ रहा है, कुल कितना उधार लेना पड़ रहा है। जब सरकार का कुल व्यय उसकी कुल आय से अधिक हो जाए तो सरकार को अपने खर्चे चलाने के लिए कितना उधार लेना पड़ रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? राजकोषीय घाटा। टोटल कमाई कितना हुआ? कम है, टोटल जो खर्च है वो ज़्यादा है, तो हम लोग क्या होगा? राजकोषीय घाटा। लेकिन सिर्फ सरकार को वेतन पेंशन देने में ही अगर खर्च ज़्यादा हो रहा है और सरकार की कुल कमाई कम हो रही है तो उसको राजस्व घाटा बोलेंगे, ठीक है? उसमें राजस्व घाटा, उसमें खाली वेतन और पेंशन देना है जो लोग सरकार में काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा सारा खर्चा है, ठीक है? अंतर समझ में आ रहा है? दोनों में अंतर आएगा, इसके बाद बड़ा टॉपिक है जिसमें अंतर पूछेगा। राजकोषीय घाटा और प्रभाव का चक्र। देखो, सरकारी कर्ज में वृद्धि, इस राजकोषीय घाटे में प्रभाव क्या होता है? सरकारी कर्ज में वृद्धि होती है, महंगाई और ब्याज दर बढ़ जाती है और विदेशी निवेशकों का भरोसा कम होने लगता है। अगर राजस्व खर्च कम में राजस्व घाटा होता है, राजकोषीय घाटा होता है, तो बाहर देश के लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं भारत देश पर या कोई भी देश पर, काहे कि वो तो घाटा में जा रहा है। अगर घाटा में जाएगा उसको और उधार लेना पड़ेगा, तो जो उस देश को पैसा दे रहा है उसको पैसा रिटर्न कैसे मिलेगा? पैसा तो रिटर्न नहीं मिलेगा, पैसा रिटर्न मिलने का चांस ही नहीं है, तो उसको कैसे कोई पैसा दे देगा?
तो इसलिए निवेशक लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करता है देश पे। देखो अब ये एक चक्र हो जाता है, और ये सिर्फ सरकार की बात नहीं हो रही है। अगर ये तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, देश के बारे में सोच रहे हैं, सेम चीज़ हमारे साथ भी होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स पर। अब पहले इसका चक्र हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग माइक्रो में जाएंगे, अभी जाएंगे। अधिक खर्च, ज़्यादा खर्च हुआ, कमाई कम हुआ, खर्च ज़्यादा हुआ। ठीक है, क्या हुआ? कमाई कम, खर्च ज़्यादा। तो क्या लेंगे? उधार लेंगे। ठीक है, उधार ले लिया। उधार लेंगे तो उधार का तो इंटरेस्ट भी देना है। ठीक है, उधार का इंटरेस्ट भी देना है, साथ में इंटरेस्ट जो उधार लिए उसका पैसा भी चुकाना है। लेकिन कमाई तो उतने रहा ना, कमाइया बढ़ गया नहीं, कमाई तो उतना रहा। अब उतना ही कमाई में अब खर्च भी चलाना है, उधार भी देना है, उधार का ब्याज भी देना है। अब तो खर्च और ज़्यादा बढ़ गया, तो और ज़्यादा खर्च बढ़ गया, कमाई उतने हैं, तब तो और ज़्यादा उधार लेना पड़ेगा। फिर इसी में इंसान फंस जाता है, अपने खर्चों को बढ़ा लेता है। कैसे बढ़ाता है? कंपनियां बढ़ाने पर मजबूर करती है। ये टूटा फूटा फ़ोन चला रहे हो, ये लो आईफोन, ये लो BMW, लगाइए ना स्टेटस पे, ये लो BMW। मैंने नॉर्मल कार से भी काम चल जाएगा, लेकिन कौन सा कार खरीदना है? BMW खरीदना है। इसके बिना तो ज़िंदगी अधूरा है। खर्च ज़्यादा बढ़ गया, मैंने बढ़ा लिए नॉर्मली खर्च। ठीक, कुछ मीठा हो जाए, कुछ अच्छा मार्क्स आए, कुछ मीठा हो जाए, चलो डेयरी मिल्क खरीदो, पैसा खर्च वहाँ बढ़ गया। तो ये सब कंपनी बनाता है। ठीक है, तो कंपनी लोग बनाया खर्च, फिर हम लोग को बोला कि उधार नहीं मिल रहा है, उधार देने वाला भी कंपनी ढेर सारा आ गया कि लो उधार लो। बजाज फाइनेंस आ गया, कहो खर्च बढ़ गया, फ़ोन खरीदना है, अरे कोई बात नहीं, हम तेरे उधार दे रहे हैं, मेरा कार्ड लो, 500 रुपया फीस लगेगा, उसके बाद तुमको 1 रुपया इंटरेस्ट भी नहीं देना है, खाली उधार ही मिलेगा बस। बजाज फाइनेंस, सारा बैंक अभी फाइनेंस दे रहा है, उधार दे रहा है, लो उधार लो। उधार लेने के बाद उसका इंटरेस्ट अभी तो बजाज फाइनेंस में नहीं देना पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? हम लोग का खर्च बढ़ जाएगा, खर्च बढ़ जाएगा तो फिर से हम लोग उधार लेंगे, कमाई तो उतना ही रहा। तो ये एक चक्र है, इसमें इंसान एक बार फंस जाता है तो निकलना मुश्किल है। इसमें कौन फंसा था 11 क्लास में? रमा बाबू फंस गया था इसमें, वो बेचारे के साथ क्या क्या हुआ। ठीक, सुधार का उपाय क्या है? FRBM कानून का पालन। ठीक, क्या पता कौन सा कानून है। देखो इसका क्या है FRBM कानून, ये हम जो PDF भेजे हैं, इसका इस चैप्टर का पूरा PDF है, उसमें समझाया हुआ है, पढ़ लेना। विनिवेश द्वारा आय बढ़ना, डिसइन्वेस्टमेंट द्वारा आय बढ़ना, पूंजीगत व्यय पर ध्यान केंद्रित करना। देखो इस राजकोषीय घाटा भी, इसका भी उपाय क्या हो जाएगा? पहले वाला जो उपाय पढ़े थे वही सब इसका भी तो हो जाएगा। टैक्स का दायरा बढ़ा दो, अनावश्यक सरकारी खर्च को घटा दो, घाटे में चल रही कंपनियों में सुधार करो, भ्रष्टाचार को कम करो, ये सब तो इसका भी हो जाएगा ना। तो ये सुधार का उपाय दोनों में एक ही हो जाएगा। ठीक है, देखो प्राथमिक घाटा क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। अब देखो प्राथमिक घाटा क्या होता है कि हम लोग को 6 लाख करोड़ का राजकोष, मैंने मान लेते हैं 6 लाख करोड़ का क्या है? राजकोषीय घाटा है कि हम लोग 10 लाख करोड़ रुपया खर्चे ये कमाए हैं, और खर्चा कितना है? 16 लाख करोड़ रुपया खर्चा है। तो 6 लाख करोड़ रुपया क्या है? राजकोषीय घाटा है ना। 6 लाख करोड़ रुपया राजकोषीय घाटा है। अब 6 लाख करोड़ इस घाटे में से पहले भी तो हम लोग उधार लिए थे, अब उस उधार में से हम लोग को इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है? इसी में ना होगा। तो देखिए कि 6 लाख करोड़ रुपया में से 2 लाख करोड़ रुपया तो खाली इंटरेस्ट देने में चल जा रहा है, वो तो कहीं फायदा नहीं हो रहा है।
कहीं फ़ायदा हो रहा है 2 लाख करोड़ रुपया का? वो तो सिर्फ इंटरेस्ट देने में चल जा रहा है। हम लोग एक्चुअल में खर्च कितना बढ़ा है? ये जो इंटरेस्ट दे रहे हो तो खर्च नहीं है, एक्चुअल में खर्च कितना बढ़ा है? तो 4 लाख करोड़ रुपया एक्चुअल में खर्च बना है। मतलब कि हम लोग रास्ता बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, तो इस सब में हम लोग का टोटल खर्च कितना बढ़ा है? 4 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? प्राथमिक घाटा। ठीक है, तो एक नज़र में अब तीनों की तुलना करते हैं, बस हम लोग का काम खत्म हो गया। यही है, इतना ही पढ़ना था। तो देखो यही 3 को पढ़ना था। राजस्व घाटा समझ में आया? राजस्व घाटा जब सिर्फ राज्य कर्मचारियों को वेतन और पेंशन देने में, तो राज्य कर्मचारी जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा उन लोग का वेतन और पेंशन में ही खर्च हो जा रहा है। अपने रोज़मर्रा के काम को भी लोग पूरा नहीं कर पा रहे उस पैसा से, तो क्या होता है? राजस्व घाटा। राजकोषीय घाटा अलग है, इसमें कुल खर्च और कुल आय को लिया जाता है। जब कुल खर्च ज़्यादा हो और कुल आय कम हो, ठीक है, उसमें उधार को छोड़ देते हैं। और प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं? राजकोषीय घाटा में से अगर सिर्फ ब्याज को निकाल दे तो वो क्या हो जाता है? प्राथमिक घाटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, समझने के बाद कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग को आ ही जाने चाहिए। तो आप लोग अपने मन में ही जवाब देना कि हाँ हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूछेंगे नहीं। बजट घाटा क्या है, इसके कारण और प्रभाव समझाइए कि बजट घाटा है क्या। मन में समझ में आ रहा है कि बता दोगे आंसर? बजट घाटा क्या है, समझ में आया ठीक से? बजट घाटा क्यों होता है, कारण बता दोगे? इसका प्रभाव क्या पड़ता है? अगर आप लोग इस सवाल का जवाब दे पा रहे हैं तो मेरा समझाना सफल हुआ, हम ठीक से समझा पा रहे हैं। अगर आप लोग नहीं दे पा रहे तो हम ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं। दूसरा सवाल का जवाब, राजस्व घाटा क्या है और राजकोषीय घाटा क्या है, इन दोनों में अंतर बताओ। अगर आप लोग अपने मन में इन दोनों में अंतर बता पा रहे हैं तो हम ठीक से पढ़ा पा रहे हैं, और अगर आप लोग नहीं बता पा रहे हैं पूरी वीडियो देखने के बाद भी, तो सुधार करने की ज़रूरत है मुझको। राजकोषीय घाटा क्यों महत्वपूर्ण है? राजकोषीय घाटा क्यों महत्वपूर्ण है? तो वही लिख देंगे, बजट घाटा क्यों महत्वपूर्ण था, उसी का उत्तर क्या हो जाएगा? राजकोषीय घाटा क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि राजकोषीय घाटा कब होगा? जब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करेंगे, लोक कल्याण के लिए खर्चा करेंगे, स्कूल अस्पताल ये सब में खर्चा करेंगे, तभी ना होगा राजकोषीय घाटा। तो इसीलिए महत्वपूर्ण है। बजट घाटा क्यों महत्वपूर्ण है, उसी का आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा। प्राथमिक घाटा क्या दर्शाता है, बन जाएगा प्राथमिक घाटा क्या दर्शाता है? बजट घाटे की नियंत्रित करने के उपाय लिखो। तो अगर आप लोग इन 5 का उत्तर बता पा रहे हैं तो वीडियो ठीक था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हालांकि छोटा सा टॉपिक ही था और छोटा सा टॉपिक ख़त्म हो गया। अभी बहुत पढ़ना है चैप्टर 2 में, तभी और ठीक है। तो मिलते हैं, कल ही मिलते हैं। अब क्या पढ़ाएंगे आज? ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन 5 का उत्तर लिख लेना हो सके तो, ठीक है, होमवर्क ही नहीं देंगे।